गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है ये, दैट इज़ किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स की दो लॉ होती हैं, हम एक एक करके स्टडी करेंगे इसके बारे में। तो किरचॉफ्स की जो फर्स्ट लॉ है उसके बारे में देखिए। इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि किरचॉफ्स लॉ जो अप्लाई करेंगे हम आगे सभी न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे और आगे के टॉपिक्स में भी बहुत ज़्यादा ये यूज होती है। और एग्जाम के अंदर हर सेशन में किरचॉफ्स लॉ पर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसकी फर्स्ट लॉ से हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ्स, या कह सकते हैं जंक्शन रूल, इसको जंक्शन रूल भी बोला जाता है, या बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लू, यानी KCL, किरचॉफ्स करंट लूप रूल। ठीक है, तो बहुत सारे नाम हैं, किसी भी नाम से ये पूछी जा सकती है, किसी भी नाम से ये पूछी जा सकती है। तो चलिए, क्या कहती है कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ्स, इसने कहा कि एट एनी जंक्शन टोटल करंट entering the junction is equal to total current leaving the junction, तो बड़ा सिंपल सा है कि किसी भी जंक्शन पर जितना करंट जंक्शन में एंटर करेगा वो किसके इक्वल होगा? टोटल करंट लीविंग द जंक्शन, जितना करंट जंक्शन को छोड़ते हुए निकलेगा। अभी बात आती है जंक्शन क्या होता है? ये चीज क्या होती है जंक्शन? तो जंक्शन एक ऐसा टर्मिनल होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर तीन या तीन से ज्यादा वायर आके मीट करती है। ठीक है, थ्री और मोर देन थ्री wires are meet at a point called junction, उसी को क्या बोला जाता है? जंक्शन। तो बड़ा सिंपल सी लॉजिक है, सिंपल सी डेफिनेशन है। इसकी एक और डेफिनेशन आगे आएगी, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कई बुकों में, कई नहीं लगभग बुकों में ये डेफिनेशन नहीं होती, एक अलग डेफिनेशन होती है, वो मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से। देखिए, ठीक है, इतना क्लियर है। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल इसको देखते हैं। ये तो बात हो गई इसकी डेफिनेशन की, ये कहता क्या है। मान लीजिए यहाँ से 2 एम्पियर करंट आया, यहाँ से 3 एम्पियर करंट आया, दोनों यहाँ मिलकर इधर कितना जाएगा? 2 + 3 = 5 एम्पियर। कि जितना करंट एंटर कर रहा है उतना करंट ही बाहर जा रहा है। 2 + 3 5 एम्पियर करंट इस जंक्शन पे मीट कर रहा है, और यहीं से कितना करंट बाहर जा रहा है? दोनों का टोटल 5 एम्पियर। तो यही कहती है किरचॉफ्स की फर्स्ट लॉ कि जितना करंट जंक्शन में एंटर करेगा उतना ही करंट जंक्शन से बाहर की तरफ निकलेगा। चलिए इसको एक तरीके से समझते हैं। मान लीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूं, वैसे ही बनाया मैंने ये। ठीक है, मान लीजिए यहां से करंट आया, एग्जाम्पल ले रहा हूं, 3 एम्पियर करंट आ गया, यहां से करंट आ गया 4 एम्पियर करंट, यहां से करंट जा रहा है मान लीजिए I, और यहां से जो करंट जा रहा है मान लीजिए 2 एम्पियर करंट। तो हम किरचॉफ्स की फर्स्ट लॉ अप्लाई करके ये I की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। किरचॉफ्स की फर्स्ट लॉ क्या कहती है कि ये तो देखो जंक्शन हो गया, ये जंक्शन में एंटर कर रहा है, ये जंक्शन में एंटर कर रहा है, लेकिन ये जो I करंट है ये लीविंग द जंक्शन को छोड़कर निकल रहा है, और ये 2 एम्पियर करंट भी जंक्शन को छोड़कर निकल रहा है। तो क्या कहता है कि एंटरिंग करंट किसके बराबर होता है? लीविंग करंट के। यही बोलती है फर्स्ट लॉ में। तो एंटरिंग करंट कितना है? दैट इज 3 + 4,
और आउटगोइंग करंट कितना है, दैट इज I प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा 7 इज इक्वल टू I प्लस 2, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 माइनस 2 5 एम्पियर। तो आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है, किरचॉफ्स की फर्स्ट लॉ यूज करते हुए आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब सोचो जरा कि अगर ये करंट की वैल्यू, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, अगर ये करंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है कहीं भी, जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे अगर आपकी करंट की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब आपने जो करंट की डायरेक्शन सर्किट में ली है ना वो गलत है। इसका मतलब क्या है कि जो करंट की डायरेक्शन आने वाली है ना सर्किट में वो एक्चुअल डायरेक्शन से आपने अपोजिट ली है। नेगेटिव यही बात शो करता है न्यूमेरिकल के अंदर और थ्योरी के अंदर। तो याद रखना जब भी नेगेटिव करंट आता है, अभी तो जैसे पॉजिटिव करंट आ गया, नॉर्मल ला लगाया, मान लीजिए अगर मैंने यही करंट इस डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया होता तो क्या बनता, तो देखिए क्या आता हमारे पास, 3 एंटर कर रहा है, 4 एंटर कर रहा है, I एंटर कर रहा है, लीव कितना कर रहा है 2, कितना आ जाएगा 7 प्लस I इज इक्वल टू 2, I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 5 एम्पियर। ये देखिए करंट की वैल्यू माइनस 5 एम्पियर आ रही है ना, इसका मतलब ये जो I की वैल्यू मैंने ली थी ना ये गलत है, आनी कैसे चाहिए थी ऐसे, ठीक है। तो यहां से ये मालूम चल जाता है अगर करंट की वैल्यू आपकी नेगेटिव आती है तो समझ लेना आपने जो डायरेक्शन ली है ना करंट की वो गलत है, वो एक्चुअल डायरेक्शन जो उसकी रियल डायरेक्शन होनी चाहिए उससे आपने अपोजिट डायरेक्शन ली है। तो बड़ी सिंपल सी बातें हो रही है यहाँ पे। किरचॉफ्स की फर्स्ट लॉ क्या होती है, जितना करंट आया उतना बाहर निकला, बात खत्म, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ, ठीक है। ये नॉर्मल से मैंने एग्जांपल देके आपको समझाया है, इतना कुछ खास है नहीं इसमें। अब बात यह आती है कि कई बुकों में एक चीज और दे रखते हैं, कई बुक के अंदर एक चीज और मिलेगी आपको, उसमें इस तरीके से समझाया जाता है कि भैया जितना करंट जंक्शन में एंटर कर रहा है ना, ध्यान से सुनना, जितना करंट जंक्शन में एंटर कर रहा है ना टेकन भी पॉजिटिव तो उसको तो पॉजिटिव करंट मान लो, और जितना करंट जंक्शन को लीव कर रहा है ना, जंक्शन को छोड़कर निकल रहा है, उतना करंट नेगेटिव मान लो। और तो जब उन सबका टोटल हम करंट करेंगे तो जीरो आंसर आना चाहिए। देखिए बड़ा सिंपल सा है, मान लीजिए यहां से ये I की वैल्यू हमारी कितनी आई थी आपको मालूम होगा 5 एम्पियर। अब मान लीजिए ये जंक्शन में एंटर कर रहा है तो ये कितना होगा +3, ये जंक्शन में एंटर कर रहा है ये कितना होगा +4, ये जंक्शन को लीव करते हुए निकल रहा है -5, ये जंक्शन को लीव करते हुए निकल रहा है -2 इज इक्वल टू 0। क्या इन सबको सोल्व करने पे 0 आंसर आता है? बिल्कुल सही बात है, ये देखिए 0। तो याद रखिए बुक के अंदर जो डेफिनेशन आपको मिलेगी कि टोटल सम ऑफ करंट इज 0, और साइन कन्वेंशन क्या मिलेंगे आपको लिखे हुए कि लीविंग का जंक्शन, लीविंग करंट क्या होगा नेगेटिव, और एंटरिंग करंट क्या होगा, जो करंट एंटर करेगा एंटरिंग करंट क्या लेना है पॉजिटिव। तो ये दूसरे तरीके से हमने किरचॉफ्स की फर्स्ट लॉ को डिफाइन किया है। एक तो था कि जितना करंट आएगा भैया उतना करंट निकलेगा, बात खत्म, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ। दूसरी लैंग्वेज में क्या बोला गया कि जो करंट एंटर कर रहा है उसको पॉजिटिव मान लो, जितना करंट लीव कर रहा है उसको नेगेटिव मान ले, और टोटल करंट जब करेंगे तो आंसर 0 आना चाहिए। 0 आएगा, हर बार 0 आएगा। तो समेशन का मतलब होता है टोटल, जितना भी करंट सर्किट में होगा टोटल करंट इज इक्वल टू द 0। लेकिन साइन कन्वेंशन ये मानोगे आप कि पहला अगर करंट बाहर निकल रहा है तो उसको नेगेटिव, अगर करंट एंटर कर रहा है जंक्शन में तो उसको पॉजिटिव मानोगे। तो दैट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लॉ। बिल्कुल सिंपल सी है, बहुत ही इजी है ये फर्स्ट लॉ, ठीक है। अब बात आती है कि फर्स्ट लॉ किस बेसिक लॉ के ऊपर, किस फंडामेंटल लॉ के ऊपर डिपेंड करती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है वेरी शॉर्ट आंसर में। तो किस लॉ के ऊपर ये केसीएल मेथड या जंक्शन रूल डिपेंड करता है, तो मैं यहीं पे बता देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि कौन सी लॉ के ऊपर किसके ऊपर बेस्ड है ये केसीएल मेथड, तो आप कहोगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब आप कहोगे कैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, जितना चार्ज पर सेकंड एंटर करेगा, चार्ज पर सेकंड एंटर कर रहा है इज इक्वल टू चार्ज पर सेकंड लीव कर रहा है। नहीं समझे? अरे एक सेकंड में जितना चार्ज एंटर कर रहा है जंक्शन में, उतना ही चार्ज एक सेकंड में बाहर की तरफ निकलता है। तो कंजर्वेशन का मतलब भी तो यही होता है, इनिशियल प्रोसेस इज इक्वल टू फाइनल प्रोसेस। तो जंक्शन में एंटर जितना चार्ज कर रहा है उतना ही चार्ज बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर ये केसीएल मेथड डिपेंड करता है। छोटा सा टॉपिक, दैट इज ऑल अबाउट द केसीएल मेथड, दैट इज ऑल अबाउट द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड दैट इज ऑल अबाउट द जंक्शन रूल। अब बात करते हैं सेकंड लॉ की। जो कुछ है सेकंड लॉ है, ये तो कुछ भी नहीं है, तो उसके सामने एक बच्चा टाइप है। सेकंड लॉ ही है जो न्यूमेरिकल्स फाइंड आउट करने में आपकी मदद करेगी। तो दूसरी जो लॉ है हमारी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वही आपको समझनी है, और वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, इंटरेस्टिंग है। अगर आपको समझ में आ गया तो सारे न्यूमेरिकल्स आप इजीली सोल्व कर सकते हो सेकंड लॉ अप्लाई कर कर। तो बात करते हैं सेकंड लॉ की। इसी को बोलते हैं लूप रूल, इसी को बोलते हैं केवीएल मेथड, किरचॉफ्स वोल्टेज लूप रूल, ठीक है। इसके भी बहुत सारे नाम होते हैं, आप किसी भी नाम से इसको समझ सकते हो। तो ये क्या कहता है, लूप रूल क्या कहता है, द algebraic sum of change in potential, change of potential या change in potential is zero। देखो द algebraic sum मतलब समेशन, चेंज इन पोटेंशियल मतलब डेल वी इज जीरो। ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसको ध्यान से समझना है आपको, पूरी डिटेल में हम स्टडी करेंगे और किस तरीके से इस लॉ को अप्लाई किया जाता है न्यूमेरिकल्स के अंदर, उसके रूल्स भी हम समझेंगे। तो ये तो बात हो गई सिर्फ डेफिनेशन की। अब हम बात करते हैं आगे के। देखिए इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात आपको माइंड में हमेशा याद रखनी है, वो याद रखनी है ये है कि किरचॉफ्स सेकंड लॉ हमेशा अप्लाई होगी क्लोज्ड लूप के लिए। याद रखना, द algebraic sum of change in potential in closed loop is zero। ये बात याद रखना। मान लीजिए A B C D, ये क्लोज लूप का मतलब क्या होता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल A से चला, ऐसे गया B C D और वापस A पर ही आ गया। रास्ते में उसको रेजिस्टर मिले, कैपेसिटर मिले, इंडक्टर मिले, सेल मिले, कुछ भी मिले, लेकिन जहां से चला अगर घूमकर वहीं आ गया तो इसी को बोला जाता है क्लोज लूप। तो इन जैसे लूप्स के लिए ही सेकंड लॉ का यूज किया जाता है। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, ओके। पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बता रहा हूं मैं कि जो सेकंड लॉ है यानी जो लूप रूल है वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, यानी कहीं भी घूम फिर के आए, लेकिन डिपेंड करेगी सिर्फ किस पर कि जहां से चला वहीं लौट कर आ जाए। बस जहां से चला घूम फिर के कहीं भी वहीं आ जाए, घूम फिर के क्लोज लूप में से, ठीक है। तो याद रखना, इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, it only depend on initial and final point। क्लियर? डेफिनेशन क्लियर हो गई। क्लोज लूप क्या होता है, ये इसके फैक्टर हो गए एक तरीके से, किस किस के ऊपर ये डिपेंड करती है, ठीक है। अब बात आती है इसकी कि ये किस लॉ के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि
क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर में, जैसे किरचॉफ्स की फर्स्ट लॉ डिपेंड कर रही थी बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, उसी तरीके से सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ्स किस लॉ के ऊपर बेस्ड है, तो वो हम डिटेल में स्टडी करते हैं। ये भी 1 नंबर में पूछा जाता है। अब पूछा तो जाता है, रट लेते हैं कई बच्चे, लेकिन बात ये आती है कि ये इस लॉ के ऊपर डिपेंड क्यों करती है, समझ में नहीं आता। सीधा याद कर लेते हैं इस चीज को। तो ये डिपेंड करती है, याद रखना, इट बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हाउ, एनर्जी का यहाँ पे क्या मतलब है, तो देखिए जरा, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल ए से चल के वापस ए पर ही आ जाता है, ए से चल के वापस ए पर ही आ जाना, इसका मतलब वर्क डन क्या है, 0। क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, अगर कोई भी बॉडी अगर अपनी पोजीशन चेंज कर दे तो ही वर्क डन होता है, लेकिन यहाँ पे पोजीशन तो चेंज हो ही नहीं रही, इनिशियल से चल के वहीं आ गया, यानी इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही है, तो कोई वर्क डन नहीं हुआ। ठीक है, अब थोड़ा सा याद रखो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने पढ़ाया था कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क ऑन चार्ज पार्टिकल। वर्क कितना है, 0, वर्क है 0, तो डेल वी भी क्या आ गया, 0, यानी चेंज इन पोटेंशियल इज 0, चेंज इन पोटेंशियल इज 0। क्लियर हो रही है बातें। और सीधी सीधी बात है कि एनर्जी में चेंज कब आएगा, जब वर्क डन होगा कुछ, और वर्क डन ही नहीं हो रहा तो एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, और जब कोई चेंज ही नहीं आएगा एनर्जी में तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूव हो चुकी है। कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है, अरे कंजर्वेशन का मतलब पता होगा ना आपको, जो कांस्टेंट रहे, जो फिक्स रहे। ठीक है, तो एनर्जी यहाँ पे फिक्स रहेगी, क्यों, एनर्जी भैया होता है वर्क डन, और यहाँ वर्क डन हो रहा है 0, क्योंकि बॉडी चार्ज पार्टिकल चलकर वहीं पर आ रहा है, तो वर्क डन कितना हो रहा है, 0। वर्क डन अगर 0 हो गया तो चेंज इन पोटेंशियल 0 हो रही है। ठीक है, और वर्क डन अगर 0 होगा तो चेंज इन एनर्जी भी क्या होगी, 0, यानी एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा जब वर्क डन ही नहीं हो रहा। तो इसलिए बोला जाता है कि किरचॉफ्स की जो सेकंड लॉ है वो डिपेंड करती है, वो बेस्ड होती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। ठीक है, याद रखना, क्योंकि +1 में आपने पढ़ा होगा कि चेंज इन एनर्जी वर्क डन के ही बराबर होती है। ठीक है, ओके, ये तो हो गई बेसिक बातें, डेफिनेशन हो गई। ठीक है, फॉर्मूला बना दिया कि डेल समेशन ऑफ डेल वी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है वो ये बनता है कि किरचॉफ्स लॉ को हम अप्लाई कैसे करेंगे, रूल्स क्या हैं, साइन कन्वेंशन क्या है उनके, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। प्लीज ध्यान से देखना, अब जो मैं समझाने जा रहा हूं वो ही आपके काम आएगा। अब तक जितना मैंने पढ़ाया है वो कॉमन थ्योरी थी, डेफिनेशन है नॉर्मल। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, अब मैं रूल्स पढ़ाऊंगा कि सेकंड लॉ को आप न्यूमेरिकल्स में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 से मैं 4 रूल्स यहाँ पे बताऊंगा, साइन कन्वेंशंस के बारे में पढ़ेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। इसको साइन कन्वेंशन भी बोल देते हैं बुकों के अंदर, बुक के अंदर लिख रखा होगा साइन कन्वेंशंस फॉर किरचॉफ सेकंड लॉ। इसको रूल्स भी बोल देते हैं, लेकिन हमने क्वेश्चन बना दिया हाउ टू अप्लाई केवीएल मेथड। तो पहला, चूजिंग ए लूप। लूप कैसा होना चाहिए केवीएल मेथड में मैं बता चुका हूं कि लूप should be closed,
लूप शुड बी क्लोज्ड। हो गया पहला रूल कि ऐसा लूप लीजिए जो पूरी तरह से क्लोज्ड हो, चार्ज पार्टिकल जहां से चले घूमकर वहीं पर आ जाए। अब बात ये आती है कि कई नॉर्मल न्यूमेरिकल्स होंगे एक लूप के, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड में जाएंगे 2 लूप आ जाएंगे, और थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे 3 लूप भी 4 लूप भी हम पढ़ेंगे। यानी अलग अलग न्यूमेरिकल्स में डिफरेंट लूप्स प्रेजेंट होंगे। तो याद रखना लूप भले ही 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो या उससे भी ज्यादा हो, लूप ऑल लूप्स शुड बी क्लोज्ड। पहला रूल। दूसरा, चूजिंग द डायरेक्शन। चूजिंग द डायरेक्शन, याद रखना डायरेक्शन। अब देखिए लूप कितने भी हो आपके पास, 1 लूप, 2 लूप, 3, 4 या 4 से भी ज्यादा, डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए। मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूं आपको, कुछ भी एग्जांपल ले रहा हूं मैं नॉर्मल सा। ये तो डायरेक्शन हम 2 ले सकते हैं, 2 प्रकार के हम डायरेक्शन केवीएल मेथड में अप्लाई करेंगे। फर्स्ट वन इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड सेकंड वन इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये कैसे डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और आप और ये कैसी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो। अब एक बात और सुनिए ध्यान से, अगर आपके पास 2 लूप है तो जरूरी नहीं है कि दोनों में ही क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज चुनो, जरूरी नहीं है कि दोनों में ही एंटी क्लॉकवाइज है तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज लेनी है। आप एक एंटी क्लॉक और एक क्लॉकवाइज भी अप्लाई कर सकते हो, दोनों में क्लॉकवाइज भी अप्लाई कर सकते हो, या दोनों लूप में एंटी क्लॉकवाइज भी अप्लाई कर सकते हो। कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0% अफेक्ट पड़ेगा, सेम आंसर आएगा हर एक बच्चे का। कोई भी स्टूडेंट किसी भी तरीके की डायरेक्शन को यूज कर सकता है अपने कंफर्ट के हिसाब से, जिससे भी उसको ज्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है वो डायरेक्शन वो चूज कर सकते हैं। 3 लूप है तो तीनों में अलग अलग कर लीजिए, क्लॉक एंटी क्लॉक क्लॉक, या तीनों में एंटी क्लॉक या तीनों में क्लॉकवाइज, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल। तीसरा रूल जो मैं समझा रहा हूं आपको वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा। पोटेंशियल ड्रॉप कह लो या पोटेंशियल गेन कह लो, दोनों के बारे में मैं बताने जा रहा हूं यहां पे, ध्यान से सुनना। इफ वी मूव हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ध्यान से देखना इसको। इफ वी मूव हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल देन potential will be dropped and del be taken as negative, del be taken as negative। नहीं समझे, बिल्कुल नहीं समझे, लेकिन अब समझ जाओगे। देखिए ध्यान से, जो पॉजिटिव पोटेंशियल होती है वो हायर पोटेंशियल के नाम से भी जानी जाती है, जो नेगेटिव पोटेंशियल होती है वो लोअर पोटेंशियल। आप ऐसे लिख लेना H और L। अब हमें अपनी मर्जी से एक पाथ सेलेक्ट करना है। मान लीजिए हम ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है, हम ऐसे मूव कर रहे हैं, तो याद रखना पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल गेन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, हमारी डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। तो देखिए अगर हम मूव करते हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, हमारा पाथ है इधर, हम जा रहे हैं हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, ये मेरा पाथ हो गया, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्रॉप होगी और इस वक्त ये कितनी हो जाएगी, नेगेटिव। इसी का अपोजिट अगर मैं करूं कि इफ वी मूव लोअर
लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, दैट मीन्स द पोटेंशियल विल बी गेन, सो डेल वी क्या होगा, पॉजिटिव। कैसे, देखो ये है हायर, ये है लोअर, लेकिन अब की बार पाथ हमारा ऐसे, हम किधर जा रहे हैं, नेगेटिव, यानी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हैं, इसका मतलब डेल वी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पहला इंपॉर्टेंट रूल, वो तो जो स्टार्टिंग के जो 2 रूल मैंने बताए थे वो थ्योरेटिकल थे, लेकिन जो साइन कन्वेंशन के मेन रूल है ना, ये पहला रूल, पहले रूल के 2 पार्ट। अगर हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव कर रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव हो नेगेटिव होगी। अगर मैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा हूँ, लोअर से हायर की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो पोटेंशियल क्या होगी, पॉजिटिव। ये माइंड में याद रखना हमेशा। अब अगला देखते हैं रजिस्टर। इसका ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए किस तरीके से। अगर एक सेल के साथ, चलो सेल नहीं बनाता हूं, सेल का काम खत्म हो चुका है। अगर एक रजिस्टर लगा हुआ है आर नाम का, और यहां से करंट आ रहा है आई, यहां से करंट आ रहा है आई, और ये हमारा पाथ हो गया, ये हमारा पाथ हो गया। तो ध्यान से देखना, करंट जब किसी आर में से जाता है, तो आपको कॉमन चीजें तो मालूम होगी, 10th क्लास में भी पढ़ के आए हो, जब जब करंट रेजिस्टेंस में से गुजरेगा पोटेंशियल ड्रॉप होगी, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। जब आई और आर मिलते हैं ना तो पोटेंशियल ड्रॉप होती है। फॉर्मूला क्या बनता है, आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, देखिए आपको मालूम है कि करंट इधर से इधर जा रहा है, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी हायर टू लोअर, यानी हायर टू लोअर, हायर से लोअर करंट जा रहा है, और हमारा पाथ भी वही है, तो हायर से लोअर जा रहा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप यानी आई आर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इसी के अपोजिट अगर मैं दूसरा केस करूं, अगर रेजिस्टेंस के रास्ते में से करंट गुजरा आई नाम का, और हमारा पाथ है अपोजिट, क्या है, अपोजिट, तो क्या होगा, किस तरीके से हम लेंगे इसको, करंट जा रहा है यानी हायर से लोअर, करंट अगर हायर से लोअर जा रहा है और हमारा पाथ उसके अपोजिट है, तो क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव। यानी पोटेंशियल ड्रॉप के वक्त हमें करंट की डायरेक्शन नहीं देखनी है, हमें अपने पाथ को सिलेक्ट करना है। देखिए जरा, अगर करंट की डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन सेम है तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगी, नेगेटिव। अगर हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो करंट पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, पॉजिटिव। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखना, पोटेंशियल की बात आए, पोटेंशियल पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, तो वो डिपेंड करेगी करंट की डायरेक्शन, यानी सॉरी हमारी डायरेक्शन के ऊपर। अगर हम हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव, अगर हम लोअर से हायर आ रहे हैं तो पॉजिटिव। लेकिन अगर पोटेंशियल ड्रॉप की बात आती है, जब जब रास्ते में रेजिस्टेंस मिलेगा उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो हमारे दोनों के पाथ अगर सेम है तो नेगेटिव, दोनों के पाथ अगर अपोजिट है तो पॉजिटिव। दैट्स दिस इज ऑल अबाउट केवीएल मेथड। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। केसीएल मेथड कुछ भी नहीं है, वो नॉर्मल आप डेफिनेशन उसकी याद कर लेना, दैट्स ऑल। लेकिन जो मेन है दैट इज किरचॉफ सेकंड लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये टॉपिक पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी की रीढ़ की हड्डी है, एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
फाइनल एग्जाम में जरूर एक क्वेश्चन हमेशा पुट होता है इसके ऊपर, न्यूमेरिकल बहुत आते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए, रूल्स को याद रखना। हम न्यूमेरिकल्स लेके बहुत जल्द हाजिर होंगे आपके सामने। एक वीडियो में तो मैं इसके न्यूमेरिकल्स करवा भी नहीं पाऊंगा, तो 2-3 वीडियोस इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। हम 4-4 या 5-5 न्यूमेरिकल्स की अलग अलग वीडियोस के पार्ट बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल। हर एक न्यूमेरिकल में हम एक लेवल बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो ये केवीएल मेथड, इसके रूल्स हमेशा याद रखना। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।